हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम संविधान का सभी अनुच्छेद देखने वाले हैं इस क्लास में। देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट के अंदर 1 से लेकर 50 अनुच्छेद तक याद करने वाले हैं। आप लोग से ये आग्रह है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और प्रॉमिस करता हूँ आप सभी लोगों को एक एक अनुच्छेद याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग को याद हो जाए सभी अनुच्छेद तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कमेंट करके भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, जैसा यहाँ पर पहला अनुच्छेद, और देखिए इतनी डिटेल से समझाऊंगा, भले 8 ही 10 मिनट रहेगा, कि एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा आप लोग को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं अनुच्छेद 1 में बताई गई हैं। अब देखिए, भारत राज्यों का संघ केवल हमें इतना ही नहीं जानना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से कोई भी राज्य अपने इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देगा, यहीं एग्जाम्पल एक देता हूँ अमेरिका का। तो अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। अमेरिका फेडरेशन, वहाँ पर क्या है? अमेरिका से कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं भारत राज्यों का संघ। ये अनुच्छेद 1 था। ठीक है, आई बात समझ में? हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 में। अब देखिएगा, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिएगा, यदि यदि संसद चाहे तो देखिएगा, किसी भी देश को अपने देश में मिला सकती है। ये आपका अनुच्छेद 2 में बताया गया। किसी बाहरी देश को या किसी बाहरी देश के किसी हिस्से को या टुकड़े को भी आप संसद क्या कर सकती है? अपने देश में मिला सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। ठीक है, कैसे मिलाएगी? तो इसमें देखिएगा, इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद संसदीय कार्य करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 3। देखिएगा, अनुच्छेद 3 में बताया गया राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। अर्थात इसमें बताया गया है कि वर्तमान में जो राज्य हैं भारत में, वर्तमान में जितने राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान में जितने राज्य हैं उन राज्यों में से क्या कर सकती है? संसद उन राज्यों को मतलब 2 भागों में बांट सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से आपका झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आपका हुआ था। ठीक है, तो राज्यों का गठन कर सकती है, अर्थात नए राज्यों का गठन कर सकती है, मतलब उसी राज्य में, वर्तमान राज्यों में से डिवाइड करके, और उसके सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बताया गया। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? संसद को क्या करना पड़ता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 में देखते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद में पढ़ा रहा हूँ, इतना कॉन्सेप्ट आपका बुक में भी नहीं क्लियर हुआ होगा, कि बुक में बस ऐसे लिख देता है। अगर आप पढ़ेंगे इतने अच्छे से नहीं आपको क्लियर होगा, चाहे तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया? देखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का संविधान में संशोधन। अर्थात इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि देखिएगा, अनुच्छेद 2, 3 जो हम लोग ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग जब किया जाएगा, ठीक है, किसी भाग पर, किसी राज्य पर जब किया जाएगा अनुच्छेद 2, 3 का प्रयोग, तो उसमें क्या किया जाएगा? देखिएगा, जो संविधान में संशोधन होता है, क्या होता है? संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, ठीक है, जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात कहने का मतलब, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग जब किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 4 में किया गया, ना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब अनुच्छेद 5 जो है, भाग 2 यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 1 से 4 तक भाग 1 था। 1 से 4 तक आर्टिकल आपका 1 to 4, ये आपका भाग 1 था, भाग 1 था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 से लेके अनुच्छेद 2 नहीं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये आपका नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर भाग भी मैं आप लोग को बताते हुए चलूँगा साथ में, ताकि 2 चीज़ क्लियर हो जाए आपका, आर्टिकल और भाग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या बताया गया? संविधान लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय जितने भी लोग भारत के अंदर थे, वो लोग उन लोगों को क्या हुई? भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई, अर्थात वो सभी भारतीय माने जाएंगे।
फिर से एक बार बताऊंगा, जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय भारत में जितने लोग थे वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। बस सिंपल सा इतना आप लोग को जानना है। आगे हम लोग चलते हैं तो आप लोग देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि संविधान बनने से पहले जब अब 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, भारत से बहुत लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से बहुत लोग भारत आ रहे थे। तो इसमें बताया गया कि संविधान बनने से पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 7 में बताया गया पाकिस्तान गए प्रवासियों की नागरिकता। अर्थात देखिएगा 6-7 एक दूसरे से रिलेटेड ही है। 7 में ये बताया गया, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जब बंटवारा हुआ तो इसमें कुछ लोग क्या हो गए थे, तो इंडिया से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। इंडिया से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। तो अगर वो फिर से क्या हुआ, संविधान बनने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले ये फिर वापस लौट के कहाँ पे चले आए? इंडिया में चले आए, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी भारत की। ये आपको अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 8 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया? भारत से बाहर बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अर्थात देखिएगा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई भारतीय या भारत का नागरिक क्या कहाँ जाता है? विदेश में जाता है। जैसे मान लेते हैं बहुत से लोग व्यापार करने चले जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता। अब देखिए अनुच्छेद 8, 9, 10, हाँ अनुच्छेद 8, 9 दूसरे से रिलेटेड हैं, वो इन दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे। देखिएगा 8 में आप लोग ने क्या किया? 8 में भारत से हम लोग क्या किए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति भारत से बाहर कमाने गया, ठीक है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर भारत से बाहर विदेश में कमाने तो गया, ठीक है, व्यापार करने तो गया, लेकिन क्या किया? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता धारण कर लिया, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, अर्थात स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का निरंतर अधिकार। ठीक है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि आपके नागरिकता का अधिकार कब तक बना रहेगा। इसमें अनुच्छेद 10 है, अर्थात जब तक आप कोई देशद्रोही मतलब देश विरोधी काम नहीं करते हैं तो आपका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। ठीक है। ये देखिएगा नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11 में है। ठीक है। आई बात समझ में? और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग देते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 यहाँ से हम लोग का क्या स्टार्ट हो जाता है? पार्ट 3, भाग 3 हमारा संविधान का भाग 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए संविधान का भाग 3, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और जो आपका 5 से 11 था वो नागरिकता था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है, अनुच्छेद 12 में बताई गई है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून शून्य होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 12 तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा सिंपल सा है, राज्य किसे कहते हैं, है ना। तो देखिएगा उसके बाद हम लोग आते हैं, राज्य किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। संविधान के अंतर्गत राज्य किसे कहते हैं, या आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आप लोग को पता होगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन देखूँगा आप लोग को पता है कि नहीं पता है। हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13 देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून शून्य होंगे। अर्थात जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, देखिएगा ऐसा कोई कानून जो हमारा संविधान बनने से पहले बना हुआ हो, ठीक है, ऐसा कोई कानून जो संविधान बनने के पहले बना था और वो क्या कर रहा है? हमारे मौलिक अधिकार को शून्य कर रहा है, तो वह अधिकार जो पहले अधिकार बना था वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अर्थात हमारे मौलिक अधिकार को अल्पीकरण अर्थात कम करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 14। इसमें बताया कानून के साथ समझ समानता। अर्थात जो कानून है, सरकार अर्थात गवर्नमेंट सभी के लिए एक समान क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 15। इसमें बताया गया धर्म, जाति, लिंग, जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। अर्थात सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे आपका आता है
अनुच्छेद 16 जो आता है, इसमें सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसी में आपका जो आरक्षण वगैरह मिला है सबको, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया और सब जो आरक्षण है ये सब अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद 17 बहुत ही आसान है, जबकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो सभी अनुच्छेद मैं आप लोग को याद कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात भाषण, व्यक्ति, आंदोलन, संघ, निवास क्षेत्र, निवास पेशा आदि। देखिएगा अनुच्छेद 19, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अभी आ जाती है, किसमें आ जाती है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। देखिएगा अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के अधिकार हमको मिले हैं, पहले 7 थे, अब 6 प्रकार के अधिकार, नहीं 7 नहीं तो छोड़, इसको आप लोग गिन के बताइएगा, 6 थे कि 7 थे, और उनका नाम भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया जाता है। अच्छा चलो यहीं याद करवा देता हूँ। जैसे कहने का मतलब, आपको अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता है, बोलने की, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, बोलने की। उसके बाद आपका क्या है, एक साथ इकट्ठा होने की। उसके बाद आपका संगठन बनाने की, एक साथ इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की। जो संगठन है वो बिना हथियारों के संगठन बनाने की, बिना हथियारों के संगठन बनाने की का अधिकार जो 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही है। उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ, संघ बनाने की, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कहीं भी भारत देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर भारत देश में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पर था एक धन की स्वतंत्रता, धन संपत्ति रखने की, जो जिसको आप लोग संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जिसको क्या है ये अब निकाल दिया गया है यहाँ से। उसके बाद एक आपका था बसने वाला हो गया, धन वाला हो गया, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। बस इतना था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 19 वाला। उसके बाद हम लोग चलते, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, दोबारा समझाऊंगा। अपराध और दंड से सुरक्षा, ये आपका अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। अर्थात इसमें बताया गया कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो अपराध करते समय जो कानून था उसी कानून के अंतर्गत उसको सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, और एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा दी जाएगी, ये आपका किसमें है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात प्राण एवं दैहिक, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 21 में बताया गया। 21 में क्या है आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। ये संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया था, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आप लोग से क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा, ये आपका अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि क्या है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के पहले उसको उसका कारण बताना होगा, अर्थात कह सकते हैं वारंट दिखाना होगा, ठीक है। और गिरफ्तारी के बाद आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। आई बात समझ में। उसके बाद उसको मनपसंद वकील को हायर करने का मतलब अधिकार दिया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। आगे हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। अर्थात इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती श्रम, अर्थात बेगारी क्या उसको बोलते हैं, जो ज़बरदस्ती श्रम बिना वेतन के दिया कराया जाता है, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम वगैरह नहीं करवाए जाएंगे, इस पर निषेध है आपका। उसके बाद अनुच्छेद 25 आपका आ जाता है, धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार वगैरह कर सकता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद 26 में आ जाता है, देखिएगा अब 25, 26, 27 जो है ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेट करके हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान लिया, ठीक है, धर्म को मान लिया तो उसके लिए क्या करेगा, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, अर्थात इसमें क्या करेगा, वो किसी भी धर्म को मान लिया तो उस धर्म के लिए क्या करेगा, धार्मिक संस्थान बनाएगा। जैसे कहने का मतलब आपके संविधान में धार्मिक संस्थान है, लेकिन याद करने के लिए बता दूं, कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मान लिए, जैसे मान लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, धार्मिक संस्थान का मतलब से मान लेते हैं मंदिर बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा, गुरुद्वारा बनवाएगा, लेकिन इन सब का नाम संविधान में नहीं दिया गया, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद उसमें संविधान में केवल धार्मिक संस्थान का नाम ही दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं तो अनुच्छेद 27 में बताया गया है, जैसे मान लेते हैं आपने किसी धर्म को आप मानने लगे, ठीक है, धर्म के लिए धार्मिक संस्थान भी बना लिए, तो आप क्या उसमें पैसा लगेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब इस तरीके से अपने आय का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की में क्या है, ऐसे व्यक्ति को कर देना जो है वो निषेध होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर नहीं लगेगा, आय के ऊपर कर नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपका आ जाता है, देखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। देखिएगा, इसमें बताया गया है किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है 29 और 30। देखिएगा, 29-30 ऐसे बहुत बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, ठीक है। या पूछ लेता है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है, अनुच्छेद 29 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिएगा, अल्पसंख्यक के संस्कृत का अधिकार, ठीक है, ये आपका अल्पसंख्यक के संस्कृत के बारे में अगर बात होगा तो अनुच्छेद 29 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 30 आ जाएगा, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, देखिएगा, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी सरकारी संस्थान में उसके संस्कृत और भाषा के आधार पर मतलब वहाँ एडमिशन लेने में रोका नहीं जाएगा, प्रवेश लेने में रोका नहीं जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 29 में बताया गया है। 30 में क्या बताया गया है, 30 में बताया गया है कि यदि मान लेते हैं अल्पसंख्यक मतलब अलग से अपना शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो अपने मनपसंद का वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, और इसके लिए सरकार उसको अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 31, संपत्ति के अधिकार का प्रावधान, जो कि अब हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया, मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, इसे बताया गया है अनुच्छेद 32 में। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, देखिए, इसमें पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाते हैं, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाते हैं। इसमें आप लोग को ये बताना है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, 6 प्रकार की रिट जारी करती है, 6 है कि 5 है ये भी आप लोग बताएंगे, 6 है कि 5 है, और इनका नाम भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज के लिए क्लास इतना रोक दो, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, मतलब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे, और सारा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है कोशिश करूँगा 1 से 395 तक जितने आर्टिकल है सब आप लोग को याद करवा के ही हम छोड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बस। और अगर समझ में ना आया हो तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।